Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology, chapter number 16. Today we are going to start sport and movement in animals. Sport किसे कहते हैं? Anything that hold the body is known as sport. कोई भी चीज़ जो बॉडी को होल्ड करके रखती है, उसको सहारा देती है, उसको हम स्पोर्ट कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आपको तीन तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी को होल्ड करके रखते हैं। जो सबसे पहले जो आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं बिकॉज ये वाटर की वजह से क्रिएट किया हुआ होता है। दूसरी पिक्चर में आपको जो स्केलेटन नज़र आ रहा है, इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि इंसेक्ट में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। ये इनकी बॉडी के बाहर होता है। और तीसरी जो पिक्चर है उसमें आपको नज़र आ रहा है ह्यूमन का स्केलेटन, जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, स्केलेटन तीन तरह के हैं। एक है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, दूसरा है एक्सोस्केलेटन और तीसरा है एंडोस्केलेटन। वो स्केलेटन जो वाटर की वजह से क्रिएट होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एंड द स्केलेटन विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज एंडोस्केलेटन। तो स्केलेटन क्या है बेटा? द स्केलेटन इट इज़ द हार्ड एंड रिजिड फ्रेम ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। ऐसा हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर पाया जाता है और वो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, उस बॉडी को शेप देता है और उसको सपोर्ट देता है, उसकी बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। और ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और बोथ। ये ऑर्गेनिक से भी बना हुआ हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या फिर दोनों की कंपोजिशन जो है वो कंबाइंड हो सकती है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, लाइक प्रोटिस्ट की, इन प्रोटोजोआ इट इज़ सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल, क्योंकि ये जो जानदार हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। तो इनका जो स्केलेटन होगा ये एक सिंगल सेल ही सेक्रीट करेगा। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दो से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। द एनिमल्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। तो इनकी बॉडी में जो स्केलेटन होगा वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होगा, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है। अब बात करते हैं बेटा पहले वाले स्केलेटन की, जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा था। इन द एनिमल्स डेट लेक अ हार्ड स्केलेटन, a fluid filled gastrovascular cavity or coelom can act as a hydrostatic skeleton। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर हार्ड स्केलेटन नहीं है, तो उनके अंदर एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलोम पाई जाएगी, जिसके अंदर वाटर को भर के वहाँ पे एक स्केलेटन जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। पहली वाली लाइन में जो है वो फ्लूइड को एल लिखा गया है, उसको आप ठीक कर लें। फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और सिलोम दैट कैन एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं बेटा कि फंक्शंस क्या है इसके। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स सो दैट मोबिलिटी रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है और जो है ये मोबिलिटी क्रिएट कर रहा है। लाइक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? जब वो मूव करेगा, और मूव करने के लिए उसके पास कोई ना कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। इट इज़ फाउंड इन नाइडेरियंस, एनिलिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जा सकता है। लाइक नाइडेरियंस में हाइड्रा आ जाता है, ठीक है, अर्थवर्म, एनिलिड्स में अर्थवर्म आ जाता है। इसके अलावा और डिफरेंट सॉफ्ट बॉडी जो है वो सी एनीमोन वगैरह, इनमें ये पाया जा सकता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल इस बुक वाले ने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में दी हुई है। एक सी एनीमोन की है और दूसरी जो है वो अर्थवर्म की है। पहले सी एनीमोन को डिस्कस करते हैं बेटा। द सी एनीमोन हैज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स। अब क्या होता है, ये जो आपको ऑर्गेनिज्म नीचे नज़र आ रहा है, इसको हम सी एनीमोन कहते हैं। इसके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहा जाता है। वही माउथ एज अ एनस काम करता है, और वही जो है वो फूड को इनसाइड जो है वो मूव करवाने के लिए भी यूज़ होता है। अब क्या किया जाता है, ये अपने माउथ को ओपन करता है और
अपनी बॉडी के अंदर जिसको हमने जिसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी मौजूद थी या सिलोम मौजूद थी, जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कह रहे थे, उस कैविटी के अंदर वाटर को भर लेता है और माउथ को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। इससे क्या होगा, इसके टेंटिकल्स और इसकी बॉडी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज अंदर पानी भर चुका है। The sea anemone close its mouth and contract its muscles fiber that arrange in circles around its body। अब इसके पास सर्कुलर मसल्स होते हैं जो सर्कल में अरेंज होते हैं। जब माउथ को क्लोज करता है तो सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आपको पता है जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो छोटी हो जाती है। लिहाजा सर्कुलर मसल जब इस जो कि इसकी सर्कल में अरेंज है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बॉडी है वो छोटी होने की कोशिश करेगी, और अंदर क्या मौजूद है, अंदर पानी मौजूद है, जिससे एक प्रेशर बिल्ड होता है और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में आता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज सर्कुलर मसल्स पुट प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द बॉडी कैविटी। दैट प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्टेटस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म जो है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और ये एनिलिड्स के अंदर जो है वो आता है। द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय अ सेप्टा। इसकी बॉडी जो है, अर्थवर्म की बॉडी जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट में बटी हुई होगी, और हर सेगमेंट जो है उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है और वो एक दूसरे सेगमेंट से अलग है बाय अ वॉल और सेप्टा। ठीक है, एक सेप्टेट के ज़रिए वो अलग है, उसको हम सेप्टा कहते हैं या फिर वॉल कहते हैं। The contraction of circular muscles cause compartments to elongate and contraction of longitudinal muscles cause compartment to shorten। अब आप इसकी बॉडी को देख सकते हैं बेटा, इसकी बॉडी में दो तरह के मसल्स पाए जा रहे हैं, एक को सर्कुलर मसल्स कहते हैं और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं ये लेंथ वाइज हैं, और सर्कुलर मसल जो है वो सर्कल में अरेंज है। कहता है कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं, और उसी दौरान जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। यानी कि जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करेंगे और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो बॉडी होगी वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी यहाँ पे लेंथ वाइज इंक्रीज़ कर चुकी है इस जगह पे। अब उसके बाद ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, लाइक जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स छोटे हो जाएंगे, और सर्कुलर मसल जब रिलैक्स करेंगे तो वो वाइडर हो जाएंगे। लिहाजा बॉडी जो है वो लेंथ वाइज छोटी हो जाएगी, और इस तरह ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, इसके नीचे ये जो ब्रिस्टल्स लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, इसको जिस ज़मीन के ऊपर ये मूव कर रहा है या जिस सबसिस्टम के ऊपर ये मूव कर रहा है उसके ऊपर ये इसको एंकर करने में मदद देंगे, और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स एंटागोनिस्टिक वर्क करेंगे, जिससे ये ऑर्गेनिज्म आगे से आगे मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूव द अर्थवर्म थ्रू द सॉइल एंड एडेड बाय पेयर्ड सिटाई इन ईच सेगमेंट। ठीक है, हर सेगमेंट में जो है वो पेयर्ड ऑफ सिटाई मौजूद है। ये जो इसकी लेग्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर सिटाई, यहाँ पे ये मौजूद है जो कि इसको आगे से आगे मूव करने में मदद देते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। यहाँ तक हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंप्लीट होता है। दो एग्जांपल दी हुई थी, सी एनीमोन एंड अर्थवर्म की। अब बात करते हैं हम एक्सोस्केलेटन की। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन कहेंगे। एन एक्सोस्केलेटन इट इज़ अ हार्डेंड आउटर कवरिंग टू विच एनिमल मसल्स आर अटैच। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो मसल्स होंगे, इंटरनल मसल्स होंगे, वो क्या होंगे, अटैच होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन कहेंगे। तो वो कहता है कि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनर्ट होता है एंड नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये इनर्ट है और नॉन लिविंग है, एंड इट इज़ सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन द एनिमल सेल्स। और एनिमल सेल्स में जो एक्टोडर्मल सेल्स होंगे वो इसको क्या करेंगे, सेक्रीट करेंगे। एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। इसमें 2 मेजरली लेयर होती हैं, एक को हम एपिक्यूटिकल कहते हैं और दूसरे को हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट है और प्रोक्यूटिकल उसके बाद आने वाली है। एपिक्यूटिकल इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है आपको पता है लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन एंड इट इज़ इम्परमिबल टू द वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के इनसाइड जाने से ये रोकता है और वाटर को प्रिवेंट करता है इनसाइड जाने से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोक्यूटिकल की। उसके बाद जो नीचे का जो पोर्शन आता है जो बल्क में मौजूद है
द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल एंड इट इज़ कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। ठीक है, उसके नीचे जो है वो जो बल्क ऑफ मटेरियल होगा उसको हम प्रोक्यूटिकल कहेंगे। और इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर विच इज़ नॉन एज एक्सोक्यूटिकल एंड इनर लेयर ऑफ एंडोक्यूटिकल। ठीक है, प्रोक्यूटिकल जो है उसमें दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं एक्सोक्यूटिकल और एक इनर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं एंडोक्यूटिकल। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है वो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों मिलके प्रोक्यूटिकल बना रही हैं। ठीक है, और आपको नीचे फिगर में भी नज़र आ रहा होगा ये एक्सोक्यूटिकल और नीचे एंडोक्यूटिकल दोनों कंबाइन होके प्रोक्यूटिकल बना रही हैं। और उसके ऊपर जो एक आपको ब्लैकिश एरिया नज़र आ रहा है ये क्या है, ये एपिक्यूटिकल का है। The procuticle consists of an outer layer exocuticle and inner layer of endocuticle. The procuticle it is composed of chitin, tough, leathery and polysaccharide and several kind of proteins. ठीक है, इसकी composition अगर आपसे कोई पूछे तो आपने chitin, polysaccharide and various proteins जो है इसकी कंपोजिशन में आती है। एंड इट इज़ फर्दर हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन एंड समटाइम बाय इम्प्रेग्नेटेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरी चीज़ ये स्क्लेरोटाइजेशन से हार्ड हो सकती है और कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन से हार्ड हो सकती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोलस्क की, शेल ऑफ मोलस्क। सम मरीन बाइवाल्विया, बाइवाल्विया जिसे सिपी कहा जाता है जिसके दो वाल होते हैं उसको बाइवाल्विया कहते हैं। एंड स्नेल हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे बाइवाल्विया और स्नेल के बारे में डिस्कस किया गया है। स्नेल में एक सिंगल सेल होता है और बाइवाल्विया में दो होते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो ये आपको इसकी कंपोजिशन जो है वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। द शेल ऑफ द लैंड स्नेल जनरली लेक द हार्ड मिनरल्स एंड आर मच लाइटर। जो लैंड स्नेल होते हैं इनका जो शेल होता है वो लाइटर होता है और जल्दी टूट सकता है। लेकिन जो मेरीन है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक शेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनका जो शेल होगा वो हार्ड होगा, थिक होगा। क्यों थिक होगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एंड द मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज एनिमल्स ग्रो एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपेयर्ड ऑन दी शेल। अब इसमें क्या होगा, मोलस्क में जैसे जैसे एनिमल्स बड़ा होगा इसका शेल भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन ये तमाम ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम आगे जाके इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें उसकी बॉडी के साइज़ के साथ साथ शेल बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो उसको उतारना पड़ता है। लेकिन जो मोलस्क हैं इनकी बॉडी के अंदर जो जब साइज़ इनका इंक्रीज़ होता है तो जो शेल है वो भी बॉडी के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं और इसमें इंसेक्ट आते हैं। इसमें अडेप्टेशन पढ़ते हैं हम बेटा कि एक्सोस्केलेटन की कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है जो कि इसको मोस्ट जो है वो अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में तस्वर किया जाता है। The most complex exoskeleton found in the arthropods and the invagination of the exoskeleton from the fin ridges and bar for muscle attachment। इसमें जो exoskeleton होगा वो इन्वेजिनेट करेगा इनसाइड और वहाँ पे रिजेस और बार बनाएगा जो कि किसके लिए है, ताकि मसल्स उसके साथ अटैच हो सके। तो ये पहली इसमें अडेप्टेशन है। दूसरी अडेप्टेशन, अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। तो दूसरी जो मॉडिफिकेशन है या अडेप्टेशन है वो है जॉइंट्स का बनाना, जिससे एक्सोस्केलेटन जो है वो मूव हो सकता है। द एक्सोस्केलेटन आर थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट, कॉन्सिक्वेंटली जॉइंट मूव वेरी इजीली, ताकि ये जो है वो जॉइंट जो है वो इजीली मूव हो सके। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है जहाँ पे जॉइंट होगा ना वहाँ पे थिन होगा, सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होगा, जिसकी वजह से जो है एक्सोस्केलेटन मूव कर सकता है। अगली मॉडिफिकेशन क्या है, इंक्लूड सेंसरी रिसेप्टर कॉल्ड सेंसिलिया डेट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स। ऑर्गेनिज्म की आगे वाली साइड पे सेंसिलिया लगे होंगे ब्रिस्टल्स की तरह, जो कि रिसेप्टर जो है वो के तौर पे काम करेंगे, चीज़ों को स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, एंड लेंस एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन डेट परमिट गैसेज एक्सचेंज। लेंस भी मौजूद है और गैसेज एक्सचेंज के लिए भी इसमें मॉडिफिकेशन मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड रफ इन्वायरमेंट इज आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द ड्राइंग। अच्छा, ये इसमें प्रोटेक्शन लिखी हुई है, इसका फंक्शन बताया जा रहा है कि ये इसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है, कौन कौन से इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एनिमी से प्रोटेक्ट कर रहा है, रफ इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है और इसको ड्राई होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देते हैं बेटा एक्सोस्केलेटन का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये इनर्ट और नॉन लिविंग होता है, लिहाजा ये उस एनिमल के साइज़ के साथ साथ ग्रो नहीं करता। मोलस्क में करता है लेकिन आर्थ्रोपोड्स में उसके साइज़ के साथ साथ ग्रो नहीं करता, लिहाजा ये बहुत लंबा ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद उसको उतारना पड़ता है। जब ये एनिमल्स ग्रो करेगा तो उसको अपना एक्जोस्केलेटन उतारना पड़ेगा। द एनिमल देयरफॉर नीड टू शेड इट्स एक्जोस्केलेटन periodically and replace it with one of the larger size। तो नया एक्जोस्केलेटन बनाना पड़ेगा जो उसकी बॉडी के नए साइज़ के मुताबिक होगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस या मोल्टिंग। ठीक है, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इन द एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ है स्टेजेस ऑफ एक्डाइसिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है बेटा कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम दी हाइपोडर्मल ग्लैंड। हाइपोडर्मस में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको हम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था पीछे कि जो दो तरह की है बेटा, एक एपिक्यूटिकल और एक प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को हम एंडोक्यूटिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम आते हैं वो हाइपोडर्मल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। दिस डाइजेशन सेपरेट द हाइपोडर्मस एंड एक्जोस्केलेटन। ये हाइपोडर्मस और एक्जोस्केलेटन को अलग कर देता है। आगे फिगर में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द ओल्ड एक्जोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म। जब एक्जोस्केलेटन ऊपर से जो है वो स्प्लिट हो जाएगा तो उसके ऊपर पोर्स बन जाएंगे और इन्हीं पोर्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होगा जो कि इसको और ज़्यादा हार्ड बनाएगा। द डाइजेशन ऑफ द एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय द सेक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। अब जब ही एंडोक्यूटिकल जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी तो नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनना शुरू हो जाएगी। लाइक प्रोक्यूटिकल में हमने पढ़ा था कि उसके एक्जोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये दोनों चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। फाइनली द न्यू एक्जोस्केलेटन इज हार्डन बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। अब उसके ऊपर जो पोर्स बने हुए थे वो कैल्शियम कार्बोनेट से फिल हो जाएंगे और वो जो पार्ट होगा वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस द आर्थ्रोपोड इज वल्नरेबल टू प्रीडेटर एंड रिमेन्स हाइडन। आपने देखा होगा कभी कॉकरोच को आपने विदाउट एक्जोस्केलेटन नहीं देखा होगा, बिकॉज वो बाहर निकलते ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये नॉकटर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं। ठीक है, और तभी निकलेंगे जब इनका एक्जोस्केलेटन मौजूद होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं किसके लिए, ताकि प्रीडेटर इनको खा जाए, लिहाजा ये छुप के रहते हैं। All these changes are controlled by nervous system and the hormones called ecdysone। ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं इसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है और एक हार्मोन जो होता है वो इसको रेगुलेट कर रहा होता है जिसका नाम है एक्डाइसोन। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्डाइसिस इज नोन एज एक्डाइसोन। यहाँ पे एक फिगर में बेटा इसको सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है। आपको फर्स्ट वाली फिगर में एपिक्यूटिकल नज़र आ रही है और नीचे जो है वो एक्जोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल नज़र आ रही है जिसको हमने प्रोक्यूटिकल कहा था। एक्जोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल कहा था, उसके ऊपर एपिक्यूटिकल आपको नज़र आ रही है और इसके नीचे जो है वो एपिडर्मल सेल्स हैं। अब क्या होता है कि जब हाइपोडर्मल ग्लैंड जो है वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एंडोक्यूटिकल को खाना शुरू कर देते हैं और डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसके दरमियान में गैप आ जाता है। ठीक है, और नई जो एक्जोक्यूटिकल है वो बनना शुरू हो जाती है। नई एपिक्यूटिकल और एक्जोक्यूटिकल जो है वो बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे दूसरी फिगर में आपको न्यू एपिक्यूटिकल नज़र आ रही है, उसके बाद न्यू एक्जोक्यूटिकल नज़र आ रही है और उसके बाद अगली फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि डिस्कार्डेड ओल्ड एपिक्यूटिकल एंड एक्जोक्यूटिकल, जो पुरानी होगी उसको उतार दिया जाएगा और नई वाली बन जाएगी। ठीक है, इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस कहते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा बेटा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।